Hello dear students, I am your chemistry teacher Dr. Abdul Wajid, and today we will start the unit number 4th of MSc 1 semester 1. The name of unit is Aliphatic Nucleophilic Substitution Reaction. ठीक है? With respect to organic chemistry, SN1 SN2 reactions का नाम तो आप लोगों ने अच्छी तरह से सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर अपने को वो जो SN1 SN2 रिएक्शन थे शुरुआत वहीं से करना है, बट विथ बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स. रिमेंबर, अभी आप लोगों की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में फर्क ये है कि अभी आप लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल थिंकिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू रेक्टिफिकेशन. बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं. नए टॉपिक पुराने टॉपिक को नए स्टाइल से पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी बातों को टच करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है आपने इससे पहले पढ़ा ना हो. बराबर है? सो विल स्टार्ट द यूनिट. आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सो आवर टॉपिक इज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है? एलिफेटिक मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिफेटिक कंपाउंड्स. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप लोगों को एक बात ये पता होगी. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो इसके अंदर तीन वर्ड दिख रहा है आपको. एक दिख रहा है पहला वर्ड एलिफेटिक, दूसरा दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक और तीसरा वर्ड दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक तो तुमको पता है उनकी दुनिया पूरी टोटली अलग रहती है. न्यूक्लियोफिलिक है ना. न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे. बराबर है? क्या करे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे. मींस न्यूक्लियोफिलिक पावर जो एक्चुअली डिपेंड करता है, ये क्या रहता है एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी. क्या है एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी. बराबर. आप लोग की पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाओ. ठीक है. लास्ट में आप लोगों से मैं यूनिट के नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जैसा जैसा शुरू है टॉपिक वो भी आप नोट कर सकते हैं, और कोशिश करो कि थोड़ा सा टॉपिक वाइज में रेफरेंस बुक पढ़ते जाओ. ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर है. क्योंकि रिमेंबर एक बात याद रखो, 11th 12th में और बीएससी के कंपेयर में ये साल आपके लिए थोड़ा सा टर्निंग वाले क्यों रहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री. बराबर है कि नहीं? तो जो मास्टर ऑफ केमिस्ट्री की डिग्री आपको मिलने वाली है, तो आप उसके हिसाब से वो लेवल की पढ़ाई करो, ये मेरा सजेशन है. बाकी तो ठीक है, बाकी तो करते हैं सब लोग, नोट्स वगैरह रेफर करते हैं. नोट्स रेफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये सजेशन है कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक रेफर करो. ठीक है ना? क्लेडन एंड वॉरेन की एक बुक आती है, वो रेफर करो. स्टैंडर्ड बुक रेफर करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ टॉपिक एंड कैन इजीली एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ अदर. ओके. सो न्यूक्लियोफिलिक पावर एक्चुअली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पर. और सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता है. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? कोई एक एटम को निकालकर दूसरे एटम को वहां पर रिप्लेस करना. इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस न्यूक्लियोफाइल का यूज करके कोई दूसरे एटम और ग्रुप को वहां से रिमूव करना. मींस यू कैन से दैट रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप बाय यूजिंग न्यूक्लियोफाइल. निकलने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं अपन? लिविंग ग्रुप कहते हैं. बराबर है कि नहीं? सो न्यूक्लियोफिलिक पावर के बारे में आपको बता रहा था. न्यूक्लियोफिलिक पावर एक्चुअली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पर. बराबर है कि नहीं? एक कंसेप्ट आता है बेसिसिटी, एक कंसेप्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी. दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना. बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है. याद रखो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, और बेसिसिटी एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोटॉन कैप्चर प्रोसेस. बराबर है कि नहीं? मतलब वो कोई स्पीसीज कितने जल्दी प्रोटॉन को कैप्चर करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी. वो थोड़े थोड़े अलग है टर्म. किसी टाइम एक आध बार और एक आध बेसिक लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे. बराबर है? सो फिलहाल मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बता रहा था, तो आप नोट करो कॉपी में कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड in terms of electron releasing tendency. Note down in your copy. Nucleophilic power depends on electron releasing tendency. बराबर है कि नहीं? सपोज मैं आपको दो स्पीसीज देता हूं. I consider one of the species is CH3 CH2O minus. ठीक है. और दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, सपोज दिस वन इज द फर्स्ट कंपाउंड एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH2S माइनस. बराबर. सेकंड कंपाउंड. अब मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों में से, आप लोगों को, कि we have to arrange the species according to decreasing nucleophilicity or according to increasing nucleophilicity. इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नेट में सेट में दिखाई देंगे, फंडामेंटल है.
सो कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में से आपको बेस्ट न्यूक्लियोफाइल चूज करना है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल चूज करना है। एक बात याद रखो कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कंपटीशन है, CH3 CH2 ग्रुप तो कॉमन है, बराबर है। मींस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड सल्फर यू हैव टू डिसाइड द न्यूक्लियोफिलिक पावर। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सल्फर। सो सल्फर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई सेकंड कंपाउंड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। नोट डाउन इन योर कॉपी विद रीजन। आप लोग जहां जहां पर जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करते जाओ और उसको नोट करते जाओ जो जो पॉइंट लगता है। तो सेकंड इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू फर्स्ट, रीजन लिखो उसका, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव element and hold the negative charge, and sulfur is less negative electronegative element, therefore tendency to release electron more easily as compared to oxygen. ठीक है? So it's just a basic introduction of nucleophilicity, because we have to work on nucleophilic power, we have to work on SN1 reaction, SN2 reaction with different fashion as compared to junior college level. बराबर? चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। हेडिंग 2, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Give the heading, mechanism of nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. कहीं पर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें से आज का जो पॉइंट है अपना डिस्कस करने वाला है, दैट इज SN2 रिएक्शन। आप लोगों ने नो डाउट ये पढ़ा है, बट अपन कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा फंडामेंटल मेथड से पढ़ने की। SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि SN2 को लिखना कैसे है ना, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ठीक है फंडामेंटल बताता हूँ। SN2 रिएक्शन को लिखने का करेक्ट मेथड कैसा है, क्या SN2 रिएक्शन ऐसा लिखना चाहिए, क्या SN2 रिएक्शन ऐसा लिखना चाहिए, क्या SN2 रिएक्शन कैसा लिखना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू राइट SN2 रिएक्शन। सो अगर तुम क्लेडन वारेन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी बात कि ये वाला जो तीसरा मेथड है SN2, इस टाइप में, दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर राइटिंग द SN2 रिएक्शन। मींस राइट इन योर कॉपी, एक लाइन के अंदर S लिखो, नीचे लिखो N और यहाँ पर लिखो 2। So that is called as SN2, substitution nucleophilic, to indicates bimolecular reaction. समझ में आ रही है बात सबको? Substitution nucleophilic bimolecular reaction, that is called as SN2 reaction. ठीक है? इसके बारे में एक बात याद रखो, यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। नोट डाउन इन योर कॉपी। इन SN2 reaction, in SN2 reaction, attack of nucleophile and departure of living group, attack of nucleophile and departure of living group takes place in a single step, takes place in a single step. Note down in your copy, feel free, एकदम रिलैक्स माइंड से कॉपी के अंदर नोट करते जाओ डेट वाइज। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। कैसा समझना सर बोलना, सपोज रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन वहां पर खड़ी हुई है, ठीक है ना, एक ट्रेन खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन आ रही है। अब एक दो बातें हो सकती है उसके अंदर, सपोज तुम जो स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन है तुम उसको वहां से पहले ही निकाल देते हैं, मतलब स्टेशन को खाली करते हैं, एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि वो ट्रेन खड़ी हुई है उसको तुम निकालना शुरू करेंगे और दूसरी ट्रेन को लाना शुरू करेंगे, मतलब एक साथ वो ट्रेन निकल रही है दूसरी ट्रेन आ रही है, तो ये पैटर्न रहता है एक्चुअली इसका। यानी लिविंग ग्रुप निकलता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, that is called as attack of nucleophile and departure of living group takes place in a single step, that is called as SN2 reaction। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंसर्टेड मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में होने वाला मैकेनिज्म रहता है, that is called as कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है ना, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, नोट डाउन इन योर कॉपी, कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। यहाँ पर सेम स्पीड से न्यूक्लियोफाइल निकलता है और लिविंग ग्रुप, यानी लिविंग ग्रुप निकलता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बराबर है कि नहीं। लिविंग ग्रुप तुम जितना अच्छा लेंगे उतना रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्ट आएगा, ठीक है ना। तो तुमको पता है फ्लोरीन, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, these are supposed to be the good living group। और भी दूसरे बहुत सारे living group है, नाइट्रो वगैरह भी है, but they are not supposed to be good living group। halogens are supposed to be very good living group। so आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक पावर मींस आयोडीन एज ए I माइनस निकलेगा यहाँ से, ब्रोमीन एज ए Br माइनस निकलेगा यहाँ से, एंड Cl एज ए Cl माइनस निकलेगा, फ्लोरीन एज ए F माइनस निकलेगा। सो यहाँ पर आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक पावर, सॉरी लिविंग ग्रुप पावर ज्यादा रहता है,
बाद में ब्रोमीन का आता है, बाद में क्लोरीन का आता है, ठीक है ना। और फ्लोरीन के बारे में तो एक बात याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछा जाता है एग्जाम में, फ्लोरीन इज सपोज टू बी द बैड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन कैसा लिविंग ग्रुप है? बैड लिविंग ग्रुप। क्यों मालूम है? क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है नो डाउट ज्यादा रहती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ कम रहती है और उसको वहां से इतने जल्दी निकालना, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो फ्लोरीन बद्दल एक गोष्टी लक्षात ठेवा, ये फ्लोरीन इज सपोज टू बी बैड लिविंग ग्रुप। आयोडीन के बारे में याद रखो, आयोडीन इज सपोज टू बी गुड लिविंग ग्रुप। बल्कि साइज है, बॉन्ड जो रहती है इसकी वो थोड़ी सी वीक रहती है, मतलब जल्दी सी आई बॉन्ड टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद में सी बी आर बॉन्ड टूटती है, उसके बाद में सीसीएल बॉन्ड टूटती है, और सी एफ बॉन्ड को तोड़ना एक मुश्किल काम है, ठीक है। सो फ्लोरीन इज सपोज टू बी बैड लिविंग ग्रुप एंड आयोडीन इज सपोज टू बी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो सपोज आई कंसिडर आर एक्स सी एच थ्री, ठीक है, सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सी एच थ्री बी आर व्हेन रिएक्ट विद एक्वस केओएच और एनओएच, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है नेट में, सेट में। यहाँ पर अगर तुमने एक्वस की जगह अल्कोहलिक कर लिया तो अपन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्वस केवाइज लिखना है अपने को, थोड़ा सा हीटिंग प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू गो द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा हेल्प मिलेंगे उसको। यहाँ से के को और बी आर को बाहर निकालो एंड द मेन प्रोडक्ट इज मिथेनॉल। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एग्जांपल? बिकॉज SN2 रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक फैक्टर, STRIC, स्टेरिक फैक्टर और स्टेरिक हिंड्रेंस। सो स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको सादी भाषा में तुम गर्दी बोल सकते हैं, तो गर्दी जितनी कम रहेंगी उतना SN2 रिएक्शन फास्ट होते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है कि सबको, ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी मेन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है देखो, we'll proceed toward the particular mechanism of SN2 reaction। तो suppose I consider C और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं लिविंग ग्रुप Br, ठीक है। यहाँ पर मैं H लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस ग्रुप इज सपोज टू बी अबव द प्लेन। ये जो हार्ड लाइन से इंडिकेट करते हैं, एक साइंटिस्ट था फिशर, उसने भी बताया था कुछ इस टाइप के, न्यूमैन था उसने भी बताया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन मैं लिख रहा हूँ इसको कहते हैं फ्लाइंग वेज या वेज डैश। ये हार्ड लाइन है ना, उसको बोलते हैं वेज, और ये है डैश, बराबर है। ये है वेज डैश फॉर्मूला। पहले तो मैंने यहाँ पर बनाया न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है पीछे की साइड से, दैट इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक। छोटी छोटी बातें आप लोगों को फोकस कर रहा हूं मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पर क्या रहती है, बॉन्ड पेयर रहते हैं, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलना शुरू होता है, डिपार्ट होना शुरू होता है, बराबर। तो इसको कहते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। धीरे धीरे ये अटैच होता है और धीरे धीरे ब्रोमीन यहाँ से निकलता है। इसके पहले कि निकले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन क्रिएट होती है, यहाँ पर मैं इसको डैश 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 से इंडिकेट करता हूँ CBr, बराबर है। और यहाँ पर ये डैश 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 से इंडिकेट करता है, डेट इज कॉल्ड एज OH, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही लगे हुए एज इट इज, ठीक है। ये जो कार्बन एटम यहाँ पर बना है अपन, ये सेंटर वाला, ये कार्बन एटम का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो माइनस आई इफेक्ट चलता है इसका, और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पर इस पर तुम पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर भी बना सकते हैं तुम। यहाँ पर पेंटावेलेंट वैलेंसी रहती है कार्बन की। एक बार सेट में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन एक, कि SN2 रिएक्शन के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना, नॉट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हाँ रिएक्टिव इंटरमीडिएट वेगळे असते, ते कार्बोकॅटायन कार्बन आयन हे नाहीये तिकडे, बरोबर आहे। SN2 रिएक्शन मध्ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट नसते, वेल, तो फक्त ते सिंपल इंटरमिजिएट आहे। ते इंटरमिजिएट म्हणजे मध्ये कार्बनची व्हॅलेन्सी किती आहे ते प्रश्न विचारलेला होता सेट एक्झाम मध्ये। सो उत्तर आहे त्याचा 5। किती आहे कार्बनची व्हॅलेन्सी इथे? इंटरमिजिएट मध्ये कार्बनची व्हॅलेन्सी है 5, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिजिएट। अनस्टेबल है, कार्बन की वैलेंसी 5 है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाता, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंगल स्टेप ही वैसी इंटरमीडिएट है, कोई पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन जैसी 2 स्टेप नहीं रहती इसके, इज सपोज टू बी सिंगल स्टेप, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो बनना ही है, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट तो बनती ही बनती है, चाहे कोई भी रिएक्शन है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर। हाँ, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते नहीं बनते तो भाग वेगड़ा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कोई रिएक्शन के अंदर बन भी सकते, नहीं भी बन सकते, इट डिपेंड्स। जैसे SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, SN2 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनता, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बराबर।
जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वहां पर, वो आप लोग वीडियो पॉज करके वो बातों को नोट करते जाओ, बराबर है। सो यहाँ से ब्रोमीन को निकाल दो, और एग्जैक्टली ब्रोमीन के बैक साइड से मैं लगाता हूँ यहाँ पर क्या, ओ एच। क्या लगाता हूँ यहाँ पर, ओ एच। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एच। यहाँ पर हार्ड लाइन से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर ये डैश डैश लाइन से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है। होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयिंग केमिस्ट्री। सो जो साइड से लिविंग ग्रुप निकला था उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से ओएच ग्रुप लग गया। सो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्डन। उसने बोला था कि एक्चुअली इन्वर्शन हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्शन। क्या कहते हैं इसको, वाल्डन इन्वर्शन कहते हैं इसको, ठीक है। नोट डाउन इन योर कॉपी, द 100% inversion in configuration is called as Walden inversion. The 100% inversion in configuration is called as Walden inversion. ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपन डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन लिए नहीं थे अपन। सपोज वी कंसिडर द कायरल कार्बन, वो सिचुएशन में तुमको फिर कायरलिटी कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आर थी, बाद में वो एस हो जाएंगी, या पहले एस थी तो बाद में वो आर हो जाएंगी, तो वो सिचुएशन में बोलने का थोड़ा मजा आएगा तुमको कि भाई इसको बोलते हैं अपन वाल्डन इन्वर्शन। फिलहाल तो यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज द सेंटर इज नॉट द कायरल। If the center is chiral, that is the carbon atom contain 4 different atom group, then the center is supposed to be chiral. यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, बराबर। बट फिर भी आप लोग नोटबुक के अंदर एक पॉइंट को नोट करो, द 100% इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्शन। इज इट क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, चलते हैं आगे। तो मैकेनिज्म में आप लोग ये पॉइंट को नोट करो, ओके। अभी कैसे है, व्हाट अबाउट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हेडिंग दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्योंकि सब कुछ कैसे हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ, तो मैं यहाँ पर ईपीडी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बना रहा हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक है। इथे रिएक्टेंट असते, सिंगल स्टेप में चलती है रिएक्शन, तो यहाँ पर बनी ट्रांजिशन स्टेट और ये बन के इसका प्रोडक्ट यहाँ पर, बराबर। तो ये थे रिएक्टेंट और ये बना यहाँ पर ऊपर जो बनती है डेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर तुम प्रोडक्ट की एनर्जी को कम बता रहे, मतलब प्रोडक्ट इज सपोज टू बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लगती है एनर्जी डेट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर कंसिडर करते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर लेता हूँ मैं डेल्टा जी, और गिब्स फ्री एनर्जी और सिंपल एनर्जी भी ले सकते हैं यहाँ पर, बराबर है कि नहीं। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सिंगल स्टेप है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती, अगर दो स्टेप रहती थी तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनते थे। राइट डाउन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और उसमें लिखो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस फ्री एनर्जी, और उसके बाद में डायग्राम बना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो नोट करने वाला है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन काइनेटिक्स। क्या लिखेंगे, हेडिंग दो रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स। ये पूरे पॉइंट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड टू रिएक्शन, तो ये पॉइंट आपको कोट करना है। रट्टा नहीं मारने का है, 11 12 के ऐसा इधर का उधर नहीं करना है, रट्टा वगैरह नहीं मारना है। कंसेप्चुअल में जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट को नोट करो यहाँ पर आप, ओके। सो रिएक्शन काइनेटिक्स, हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। यानी क्या क्या लिए थे अपन ने यहाँ पर, एक लिए थे CH3Br, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज बायमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। नेट में सेट में और एक चीज पूछता है, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन, गिव द हेडिंग रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं करना चाहिए, डोंट यूज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O, जैसे मिथेनॉल। सोचो अगर तुमने ये वाले सॉल्वेंट यूज कर लिए तो ये सॉल्वेंट क्या करते हैं, उसका रीजन भी पूछता है एग्जाम में, व्हाई पोलर सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज्ड। देयरफॉर प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या, पोलर सॉल्वेंट की जो पॉजिटिव पोल्स आते हैं वो न्यूक्लियोफाइल को घेर लेते हैं, उसका रीजन नहीं लिखना। द पॉजिटिव पोल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल, रीजन लिखो उसका, द पॉजिटिव पोल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई अवॉइड द यूज ऑफ पोलर सॉल्वेंट। यानी होता क्या, सपोज न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर OH माइनस, और तुमने यहाँ पर बहुत सारा पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया जैसे H2O, तो H2O के अंदर क्या है, इस पर चार्जेस रहते हैं, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ऐसे बहुत सारे डेल पॉजिटिव चार्ज इसको पूरे घेर लेते, सराउंड कर लेते इसको। अब होता क्या पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल से अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करना था उसको अगर सराउंड कर लिए तो अटैक कौन करेगा,
अटैक करनारी स्पीसीज कौन होती है, OH माइनस, है ना, that will be surrounded by polar solvent. So avoid the use of polar solvent during SN2 reaction. You can use non-polar solvent, ठीक है ना, जिसके अंदर प्लस माइनस नहीं आते, या you can use polar aprotic type of solvent. अप्रोटिक मतलब, अप्रोटिक ऐसे दो टाइप के रहते हैं, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है पोलर प्रोटिक और एक रहता है पोलर अप्रोटिक। सिंपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सपोज तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिए, जैसे कोई नाइट्रोजन वगैरह लिए तुमने या ऑक्सीजन वगैरह लिए, बराबर है, इसके साथ अगर प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच आता है, ऐसा अगर सॉल्वेंट तुम लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच आता है, तो उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नोट डाउन कर लेना इन योर कॉपी, नोट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। जैसा H2O, H2O के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रोटॉन है, तो इसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रोटॉन नहीं है, जैसे सपोज आई कंसीडर पेरिडीन, नाम तो सुने होंगे इसका, पेरिडीन, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडीन, बराबर है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बट दिस इज नॉट अटैच विद हाइड्रोजन और प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज पोलर अप्रोटिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अरे समझ में आया क्या सबको, दैट इज कॉल्ड एज पोलर अप्रोटिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट, pyridine इज पोलर अप्रोटिक। अब देखो बेंजीन लिखता हूं मैं C6H6, ना इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है तो फिर पोलर नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस नॉन पोलर सॉल्वेंट। तुम मार्जिन में ऊपर लिख सकते हैं पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप की है, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक के अंदर नोट करो, क्या नोट करेंगे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक। और पोलर अप्रोटिक में क्या नोट करेंगे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिड नॉट अटैच विद प्रोटॉन, जैसे इसके एग्जांपल है pyridine ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए उसमें, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बट वो प्रोटॉन के साथ अटैच नहीं चाहिए। और दूसरा लिखेंगे तुम नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जस्ट लाइक बेंजीन, जस्ट लाइक टोल्यून, जस्ट लाइक जस्ट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, उसके अंदर पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो इक्वल डायरेक्शन के अंदर क्लोरीन क्लोरीन रहते हैं। वेल एक एक करके सब कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, समझ में आया कि यहाँ पर आपको सब कुछ SN2 रिएक्शन का, ठीक है। वन मोर थिंग यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, द मेन फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर SN2 रिएक्शन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसा जैसा इस स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जाएगा वैसा वैसा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कैसा होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, ठीक है ना। अराउंड द कार्बन अगर तुमने स्टेरिक फैक्टर को बहुत बढ़ा दी, ठीक है ना, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी डिक्रीज। सपोज मैंने यहाँ पर कार्बन लिया, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर तुमने बल्कि ग्रुप लगाना शुरू कर दिया, सपोज CH2CH3, CH2CH3, और यहाँ पर लगा CH2CH3, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हो गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को आना, ठीक है ना, और यहाँ पर अटैक करना, दैट्स डिफिकल्ट टास्क। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे ग्रुप सब बीच में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कैसा करना पड़ता है, SN1 पाथ से इसको लेकर जाना पड़ता है, मतलब सबसे पहले ब्रोमीन निकालना पड़ता है, अब बाद में कार्बोकेटायन बनता है, फिर जाकर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, ठीक है। सो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टेरिक फैक्टर के बारे में नोट करो, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी रिक्वायर्ड, एज द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस। एक पॉइंट आप ये नोट कर लेना। देन इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सॉल्वेंट का रोल क्या है इसके अंदर, डोंट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यूज पोलर अप्रोटिक और नॉन पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, किसको कहते हैं मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपके सामने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 reaction. In the next lecture, we will discuss SN1 reaction with basic and fundamental concept. Hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या एक मेरा यूट्यूब चैनल है अपना केमिस्ट्री करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।